डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कर्नाटक में कांग्रेस ने बदला अपना कप्तान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया। सिद्धारमैया ने इस्तीफा देकर बोला कि आला कमान ने जो कहा वो किया। अब डीके शिव कुमार होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी ने 4 राज्यों के नए अध्यक्षों का किया ऐलान। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा, पंजाब में केवल सिंह ढिल्लों, हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता और त्रिपुरा में अभिषेक देबरॉय नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। केंद्र पर भड़के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। केंद्र सरकार द्वारा घुसपैठ की जांच के लिए कमेटी बनाने और भाजपा की झारखंड के सीमावर्ती जिले में डिटेंशन सेंटर खोलने की मांग पर सीएम सोरेन का केंद्र पर तीखा हमला। कहा कि ये सब सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की क्रोनोलॉजी है। ईरान में हॉर्मुज़ में अमेरिकी टैंकर पर की गोलीबारी। अमेरिका की भी जवाबी फायरिंग। ट्रंप बोले तेहरान को शांति डील करनी ही पड़ेगी। मुस्लिम देश अब्राहम समझौते में शामिल हों। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खबरों से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। सिद्धारमैया की जगह डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि हाईकमान जब कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। कल हाईकमान ने कहा और आज मैंने इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सचिव को इस्तीफा सौंपा है। गहलोत फिलहाल पारिवारिक कारणों से बेंगलोर से बाहर हैं। नियमानुसार राज्यपाल राज्य में मौजूद न हो तब भी मुख्यमंत्री लिखित इस्तीफा राजभवन के अधिकारियों को ईमेल से या खुद जाकर दे सकते हैं। राज्यपाल के बाद उसमें उसे स्वीकार करते हैं। इस्तीफा मंजूर होने तक मौजूदा सीएम ही पद पर रहेंगे। इससे पहले सिद्धारमैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और फैसले की जानकारी दी। बैठक के दौरान डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए, जिसके बाद दोनों गले मिले। राज्य सरकार में मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि डीके शिव कुमार के नाम पर सहमति बन गई है। अब वही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। डीके शिव कुमार को शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कांग्रेस डीके के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। बिहार में एनडीए ने जिस तरह पूर्व सीएम नीतीश के बेटे को नई सरकार में मंत्री बनाया, ठीक उसी तरह सिद्धारमैया के बेटे को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा। कैबिनेट में करीब 15 से 20 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। 35 मंत्रियों में से करीब 25 हटाए जा सकते हैं। 2 डिप्टी सीएम संभव हैं। एक पद किसी दलित चेहरे और दूसरा लिंगायत या ओबीसी नेता को मिल सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ ही पंजाब, हरियाणा और पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की पार्टी इकाई को अब नए प्रदेश अध्यक्ष मिल गए हैं। हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं और उनके पास सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी है। वो वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है और पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। पंजाब बीजेपी में अब सुनील जाखड़ की जगह केवल सिंह ढिल्लों नए अध्यक्ष होंगे। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष के पद पर केवल सिंह ढिल्लों की नियुक्ति को सिख बहुल्य राज्य में सिख दांव के तौर पर देखा जा रहा है। केवल सिंह ढिल्लों कद्दावर सिख चेहरा है और कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पूर्व अध्यक्ष मोहन लाल बडौली का स्थान लिया है। इस जिम्मेदारी से पहले वे हरियाणा बीजेपी में प्रदेश महामंत्री के रूप में कार्य कर रही थी। इसके अलावा वो पानीपत जिले के जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता पेशे से एक डॉक्टर हैं और उन्होंने रेडियोलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। बीजेपी ने त्रिपुरा में अभिषेक देबरॉय को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय त्रिपुरा में बीजेपी के विधायक हैं।
अभिषेक साल 2023 में त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। पार्टी ने अब अभिषेक को सूबे में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 39 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है और इस अवसर पर मंत्रिमंडल ने अबुआ दवाखाना खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के सभी 24 जिलों में अब एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति से इलाज की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत में 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एकीकृत औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां जरूरी दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। तो वहीं कैबिनेट ने इस बैठक में एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों से जुड़ी सूचनाएं देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए नई पुरस्कार नीति को भी मंजूरी दी है, जो कि 3,000 से 2 लाख तक की राशि होगी। साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा लोकायुक्त की नियुक्ति को मंजूरी के बाद घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित राशि, हवाई अड्डा और रेल परियोजनाओं को गति की दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। झारखंड में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सियासी पारा एक बार फिर गरमाया हुआ नजर आया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा घुसपैठ की जांच के लिए कमेटी बनाने और भाजपा की ओर से सीमावर्ती जिलों में डिटेंशन सेंटर खोलने की मांग पर कल शाम रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में भाजपा के प्रति बेहद तीखे तेवर दिखाते हुए साफ कहा कि ये सब सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की क्रोनोलॉजी है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने सीधे केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ये सवाल भी दागा कि 2014 से लगातार घुसपैठ का शोर मचाने वाली भाजपा बताए कि इतने सालों से इसका नतीजा क्या निकला। भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी उसी दिन से ये बातें हो रही हैं। ये कल आज परसों की बात नहीं है। इनके हर एक भाषणों को देखेंगे तो मोटा मोटी एक ही बात 2014 से ये लोग अलग अलग अखबारों में, चैनलों में, आम लोगों के बीच में बात को रखते हैं। यही बात तो असम के संदर्भ में, वहां तो इन लोगों ने बहुत उछल कूद किया, हुआ क्या? इनसे पूछिए, बातें तो आप बहुत करते हैं, लेकिन जो पहले भी आपने कहा उसका हुआ क्या? उसका परिणाम क्या हुआ? उसका फलाफल क्या हुआ? निश्चित रूप से अगर ऐसी कुछ गतिविधियां होती है वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये किसको सुनाना चाहते हैं, किसको बोलना चाहते हैं? इन सब का जिम्मेवार तो वही उन्हीं लोगों के हाथ में है जो लोग ये बात कह रहे हैं। अगली खबर, इसी मुद्दे को लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा ने राज्य में अवैध घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की मांग को लेकर रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अवैध घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन राष्ट्र सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन को लेकर गंभीर है। प्रतुल शाहदेव ने आगे कहा कि झारखंड के सीमावर्ती जिले पाकुड़, जामताड़ा, दुमका और साहिबगंज लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या से प्रभावित रहा है। उनका आरोप है कि पश्चिम बंगाल में सख्ती बढ़ाने के बाद बड़ी संख्या में घुसपैठिए झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसपास के कई राज्यों में भाजपा सरकार होने के कारण सख्त निगरानी की जा रही है, जबकि झारखंड अवैध घुसपैठियों का सेफ जोन बनता जा रहा है। ये प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी कि अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए हम लोग शीघ्र जो है वो बड़ी कार्रवाई करेंगे। ये आज तक के देश के इतिहास में अवैध घुसपैठियों की पहचान, शिनाख्त
और डिपोर्ट करने के लिए लिया गया सबसे बड़ा कदम है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो हमारा एजेंडा बदलता है। जो हम पहले अपने काल में जनसंघ के रूप में थे, उस समय भी अवैध घुसपैठियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति थी हमारी सरकार की। आज भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जब गठन हुआ, उससे लेकर आज तक हम विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे, अवैध घुसपैठियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस रहा है। हमारा मानना है कि देश के संसाधनों पर, रिसोर्सेज पे हर एक व्यक्ति का हक है। हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की पार्टी की तरह नहीं है जो कहते हैं कि देश के जो रिसोर्सेज हैं उन पर पहला हक मुसलमानों का है। हमारा मानना है देश के जितने वैध नागरिक उन सबका बराबर का हक है। अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग में घोटाले के आरोपों को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला बोला है। रांची के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंत्री ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित और तथ्यहीन बताया। इस दौरान वे एक दूरबीन लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि इसे बाबूलाल मरांडी को भेंट करेंगे ताकि वे खोज सकें कि स्वास्थ्य मुख्यालय में आखिर कहां एम्बुलेंस खड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शैलेंद्र श्रीवास्तव की नियुक्ति नियमों के तहत की गई है और उनका सेवा विस्तार नहीं बल्कि नई नियुक्ति हुई है। उन्होंने एक्सपायर दवाओं को लेकर लगाए गए आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि जिन दवाओं की गुणवत्ता जांच में कमी पाई गई है उनका भुगतान संबंधित एजेंसी को नहीं किया गया। मौके पर मौजूद एनएचएम निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि 2022 में खरीदी गई 206 एम्बुलेंस जिलों में सेवा दे रही हैं, जबकि पुरानी 337 एम्बुलेंस में से अधिकांश अब भी संचालित की जा रही हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि वे सीएजी को पत्र लिखकर पूर्व की रिपोर्टों के आधार पर विभाग की छवि खराब नहीं करने का आग्रह करेंगे। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से अपने आरोप वापस लेकर माफी मांगने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 10 दिन बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस खरीद, नियुक्तियों और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। 108 लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ा रहता है। एक एम्बुलेंस 8-8 लाख किलोमीटर चला हुआ है, खराब हो जा रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई रस्सी भी दिखा रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम एम्बुलेंस को हम खरीदने जा रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। और दूसरी बात कि बाबूलाल मरांडी जी ने एक और बात कहा कि 12 या 13 लाख 14 लाख का दवाई जो है एक्सपायरी हो गया, सड़ गया। तो बाबूलाल मरांडी हमको लगता है कि बहुत ज्यादा उनका आंख बुढ़ापे में इतना अच्छा आंख उनको दिखाई दे रहा है, ये मेरी चिंता का विषय है। वो स्वस्थ हैं, ये खुशी की बात है। उनका आंख अच्छा है, ये भी खुशी की बात है। दवाई मैं बता देना चाहता हूँ बाबूलाल जी, आई एम ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। दवाई खरीदते हैं हम लोग। अगर कोई आपदा आ गया, कोई बीमारी आ गई तो हम लोग दवाई परचेज करते हैं। अगली खबर, बदायूं के विधानसभा सहसवान से विधायक ब्रजेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी सुश्री अंकिता शर्मा से मिला। उन्होंने एक ज्ञापन एसएसपी को दिया और कहा कि शहर में पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आपत्तिजनक पोस्टर लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे चेक कर अज्ञात पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने आगे कहा कि अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पोस्टर लगाकर शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं बिहार राज्य गीत गाए जाने को लेकर पूर्व निर्देश जारी किया गया है। इसके बावजूद कटिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कटिहार जिले के बरारी प्रखंड क्षेत्र के उच्च माध्यमिक सह उत्क्रमित मध्य विद्यालय मौलानाचक में शनिवार को हुए वंदे मातरम विवाद मामले की जांच को लेकर बरारी प्रखंड के प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार सिंह विद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षकों के साथ एक अहम बैठक कर पूरे मामले की जानकारी ली। गौरतलब हो कि जिले के बरारी प्रखंड क्षेत्र के उच्च माध्यमिक सह उत्क्रमित
मध्य विद्यालय मौलानाचक गुरमेला में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर विद्यालय के शिक्षकों में विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि जहां विद्यालय के 2 शिक्षकों पर राष्ट्रगीत गाने का विरोध करने का आरोप लगा है। घटना के बाद विद्यालय परिसर में दिन भर शिक्षकों के बीच बहस और चर्चा का माहौल बना रहा। वहीं इस मामले को लेकर अन्य शिक्षकों ने इसकी शिकायत प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से कर दी, जिसके बाद दोनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। देखिए, ये बराड़ी विधानसभा अंतर्गत गुरमेला में एक स्कूल में 2 दिन पूर्व एक किसी टीचर के द्वारा जो सुबह का प्रार्थना होता है या जो परेड होता है, जो स्कूल घुसने से पहले प्रार्थना होता है, जिसमें कि वंदे भारत, वंदे मातरम या भारत का गीत या राष्ट्रीय गीत गाने का यदि किसी प्रिंसिपल के द्वारा विरोध किया गया है, इसकी घोर हम निंदा करते हैं। यदि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम करना होगा, भारत माता की जय करना पड़ेगा। ये राष्ट्रगान कोई गलत काम है? यदि आप बताइए राष्ट्रगान कोई गलत काम है तो बताइए। विद्यालय में वो जानकारी के अभाव में कुछ लोगों के द्वारा वंदे मातरम का विरोध किया गया था। लोगों को जो सरकार के तरफ से लेटर आया था वो लेटर दिखा दिया गया है, बाकी लोगों को समझा दिया गया है। आगे से किसी तरह कोई विवाद यहाँ नहीं आएगा। सभी लोगों ने सारी बातों को शांति से समझा है और सारा चीज़ शांतिपूर्वक रूप से निपट गया है। अब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं है। अगली खबर, बकरीद के अवसर पर कल्याण स्थित ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किले पर मौजूद दुर्गा माता मंदिर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिसके चलते शिवसेना उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों ने तीव्र विरोध जताया और मंदिर में भक्तों को घंटियां बजाने और दर्शन करने की अनुमति नहीं दिए जाने से हिंदू समुदाय में नाराजगी फैल गई। नमाज के समय मंदिर में घंटी बजाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके लिए शिवसेना, शिंदे गुट और ठाकरे गुट के साथ साथ पहली बार बीजेपी ने भी आंदोलन किया। शहर में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए मानपाड़ा पुलिस ने भाजपा नगर सेवक महेश पाटिल को हिरासत में लिया। शिवसेना नेताओं का कहना है कि 1986 से ये मुद्दा संघर्ष का कारण बना हुआ है और आज भी प्रशासन एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए दूसरे समुदाय के अधिकारों का हनन कर रहा है। घंटा नाम आंदोलन जो है वो धर्मवीर आनंदी के साहब ने 30-35 साल के पहले चालू किया था। जब नमाज के टाइम मंदिर बंद किया गया घंटा बांध, तो उसके निषेधार्थ ये आंदोलन शुरू हुआ। वो 30-35 साल में अनेक सरकार आए लेकिन इसको न्याय नहीं मिला। एक बार जब 3 साल जब ईद और दुर्गाड़ी नवरात्र उत्सव इकट्ठा आए, तभी दोनों धर्म के लिए प्रार्थना स्थल खुले थे, मंदिर खुला था और नमाज भी हुआ। और तभी पुलिस प्रशासन ने जो ट्रेजेडी और जो उपाय योजना की, वैसी उपाय योजना हर साल करना मांगता था लेकिन किया नहीं, इसलिए वो मंदिर बंद रखते। जो मंदिर बंद रखते इसका हम निषेध करते। और जब अभी हमें मुख्यमंत्री को भी लेटर दिया, डीसीपी को दिया, जिलाधिकारी को दिया, उपायुक्त को, पुलिस उपायुक्त को दिया, लेकिन एक ने भी जवाब दिया नहीं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने नकली पेट्रोल पंप चलाने वालों का बड़ा गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने नकली पेट्रोल पंप चलाने वाले सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोग पेट्रोल में मिलावट करके उसकी बिक्री कर रहे थे। पुलिस ने 10,000 लीटर मिलावटी पेट्रोल और पेट्रोल पंप का नकली लाइसेंस बरामद किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि वे रोजा थाना क्षेत्र के डिंगरपुर क्षेत्र में एक नकली पेट्रोल पंप चल रहा है। पुलिस ने जब छापेमारी की तो पेट्रोल पंप मालिक लाइसेंस दिखाने लगा। जब लाइसेंस की जांच की गई तो लाइसेंस फर्जी निकला। इसके बाद पुलिस ने मुख्य सरगना शिवराज वर्मा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश एटीएस एवं एसटीएफ की संयुक्त जांच के बाद यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 अभियुक्तों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में अभियुक्तों के सोशल मीडिया एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में होने तथा संवेदनशील स्थलों की रैकी, युवाओं को जोड़ने और आतंकी विध्वंसक गतिविधियों की साजिश में शामिल होने के तथ्य सामने आए हैं। इस संबंध में थाना एटीएस लखनऊ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एटीएस एवं एसटीएफ उत्तर प्रदेश को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। 4 अभियुक्त महकाब निवासी सहारनपुर, गगनदीप उर्फ गुरी सिंह निवासी मुजफ्फरनगर, शाहरुख निवासी सहारनपुर,
तथा मुशर्रफ निवासी हरिद्वार को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर सज्जाद भट्टी एवं आबिद जट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय युवाओं को भ्रमित कर तथा आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ईरान के बाद अब ओमान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है और यहाँ किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता। दुनिया के सभी जहाज़ों को यहाँ से गुजरने की आज़ादी होगी। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान को लगा था कि वो बातचीत से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अब तेहरान के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उधर ईरानी नौसेना ने एक अमेरिकी टैंकर पर फायरिंग की है। ईरान का दावा है कि यह जहाज हॉर्मुज़ से गुजरते समय अपना रेडार बंद करके जा रहा था। इसके बाद अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास पोर्ट के पास एक खाली इलाके में जवाबी फायरिंग की। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। अमेरिका ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास ईरान के 4 अटैक ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास में मौजूद एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर भी हमला किया, जहां से 5वां ड्रोन लॉन्च किए जाने की तैयारी थी। To give us the things that they have to give us, and if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish them off. Is there a time frame in your mind? What? Is there a time frame in your mind for? I mean, it happens quickly. The problem is every time I mention a time frame, for instance, I see, we've been doing this for a few months. Vietnam lasted 19 years. Korea lasted 8 years. Afghanistan lasted many years. They were all many, many years, and we're into it for a few months. And I read about you people like you. What's taking so long? But we're in it. We lost between two big wars, Venezuela and Iran. We lost 13 souls, 13 great people. Met the parents, great people. फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।